आप सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। हेलो, सलाम, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ स्वाति चौहान। रेडियो सबरंग का वीकली एपिसोड लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके बीच, जो आप सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट radiosabran.in के साथ ही सभी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर। साथ ही हमसे जुड़िए फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी। सर्च करना होगा रेडियो सबरंग। आइए सबसे पहले बताती हूँ इस हफ्ते के प्रोग्राम में क्या है खास। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के मौके पर हम पहुंचे एक ऐसे सेंटर जहां खास देखभाल होती है ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों की। ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। बोलने की क्षमता खो चुके लोगों के लिए जोधपुर के IIT और एम्स के इनोवेटर्स ने बनाई खास डिवाइस। लोगों का साउंड बॉक्स रिमूव कर दिया जाता है किसी इंजरी या एक्सीडेंट के कारण। उन लोगों का अगर हमारे पास पहले का साउंड रिकॉर्डिंग है तो हम वो अपने सिस्टम में दे सकते हैं, और जो हमारा सिस्टम साउंड जनरेट करेगा वो एक्चुअली सेम होगा उनके साउंड के इक्विवेलेंस। दुनिया की बढ़ती भागदौड़ के बीच भी कई लोग हो रहे हैं डिप्रेशन का शिकार। सुनिएगा साइकोलॉजिस्ट के उपाय। सबसे बड़ी बात होती है डिप्रेशन में इंसान को बिस्तर से भी उठने की इच्छा नहीं करती है। उस टाइम में जितना भी हम लोग उनको फिजिकल एक्टिविटी के लिए बढ़ावा दे सकते हैं तो इंसान जो है बेटर महसूस करने लगता है। और आज मिलिए 62 साल की उम्र में मॉडलिंग कर रहे उस शख्स से जिसने खुद डिप्रेशन को हराकर एक नई कहानी लिख दी। Mostly, women with due regards, they walk up to me and उनके husbands वगैरह साथ होते हैं and वो कहती हैं कि आप देखिए कितने अच्छे लगते हो और ये देखिए ये मेरे पति हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत embarrassing लगती। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। दुनिया भर में 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के तौर पर मनाया जाता है। हालांकि हम मानते हैं कि डिसेबल कोई नहीं होता और सभी लोग किसी न किसी रूप में सक्षम या एबल होते हैं चीज़ें करने के लिए। इसलिए ही शायद जिन्हें कुछ लोग डिसेबल कहते हैं उन्हें दूसरे लोग डिफरेंटली एबल भी कहते हैं। तो हमारे आज के प्रोग्राम में स्पेशल फोकस इसी बात पर। बच्चे हमारी आंखों के तारे होते हैं और माँ बाप के लिए दुनिया संसार होते हैं। मगर सोचिए कि अगर बच्चे किसी तरह की परेशानी का सामना करें तो पूरा परिवार उन परेशानियों से जूझता है। ऐसी ही एक कंडीशन है ऑटिज्म की। ऑटिज्म यानी एक ऐसा डिसऑर्डर जो न्यूरो डेवलपमेंटल है, यानी जहां बच्चों को बातचीत करने में मुश्किल होती है और साथ ही उनके बिहेवियर में एक रेपिटिशन दिखता है। इन बच्चों के साथ माँ बाप को भी लगातार लगे रहना होता है। ऐसे में नोएडा का ही एक सेंटर इन बच्चों को साथ लाकर उनको सोशल सर्कल में लाने की कोशिश कर रहा है। उस सेंटर में पहुंची हमारी साथी रमणी श्याम। मैं इस समय निरंतर प्रयास प्री वोकेशनल एंड वोकेशनल सेंटर सेक्टर 58 नोएडा में खड़ी हूँ। आइए अंदर चलते हैं और स्कूल में टीचर्स और बच्चों से भी मिलते हैं। ये क्लास रूम नंबर 1 है जहाँ प्री वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ पे मैं अनुराधा मैम से मिल रही हूँ। मैम प्लीज़ बताइए ज़रा इसके बारे में। ये प्री वोकेशनल क्लास है। यहाँ पे हम 16 इयर्स बिलो 16 इयर्स बच्चों को लेते हैं इस क्लास में, और इस क्लास में हमारा प्री वोकेशनल, फंक्शनल और एडियल्स पे ज़्यादा फोकस होता है। बाकी सारी एक्टिविटीज़ तो सिमिलर होती है, स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल, लेकिन इस क्लास में फोकस बेसिकली एडियल मतलब अटेंडिंग डेली लिविंग स्किल्स जो होती हैं, जैसे कपड़ा पहनना या और जो बच्चे की जैसे शूज़ लेसेस बांधना, इस तरीके का काम हम लोग सिखाते हैं बच्चों को यहाँ पे इस क्लास में। और प्री वोकेशनल स्किल्स में जैसे कि पहले कटिंग है तो पहले कटिंग के लिए स्निपिंग पहले सिखाएंगे बच्चों को कि छोटा कट लगाना कैसे कैंची का यूज़ करते हैं। इस तरीके की जो लर्निंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो प्री स्किल्स ज़रूरी होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। अब हम इस स्कूल के IT रूम में हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ कंप्यूटर्स हैं, लेमिनेशन मशीन है और मैम भी हैं। मेरा नाम है हिमांशी और मैं इस स्कूल की कंप्यूटर टीचर हूँ। डाटा एंट्री भी कर रहे हैं और डाटा एंट्री कर रहे हैं, MS वर्ड करते हैं, एक्सेल करते हैं, पेंट में माउस हैंडलिंग का जो भी माउस है
एक्सरसाइज होता है वो सब करते हैं बच्चे। अच्छा, ये तो बिल्कुल किसी प्रोफेशनल की तरह काम कर रहे हैं। मैं बात कर लूँ क्या? यस यस। हेलो बेटा, बेटा आप अपना नाम बताओगे? चपल। मुझे देख के थोड़ा सा शर्मा रहा है। अमृत को मैं देख रही हूँ, ये बड़ा सीरियसली डेटा एंट्री कर रहे हैं, बिल्कुल किसी प्रोफेशनल की तरह। और इस समय स्क्रीन पे द मैजिक बीन कॉफ़ी है, उसके लिए ये वर्कशीट तैयार कर रहे हैं। तो मैम ने इनको बड़ा एक्सपर्ट बना दिया है और ये बड़े लगन के साथ अपने काम में लगे हुए हैं। ये सब प्रिंट आउट निकालते हैं, स्कैनिंग करते हैं, जेरोक्स जो भी है वो भी करते हैं। यहाँ हम लोग क्लास नंबर 3 में हैं। ये एक और एक्टिविटी एरिया है और एक्टिविटी एरिया में कई सारी चीज़ें हैं। बच्चे बड़ा यहाँ पे ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं, सर भी यहाँ पे सिखा रहे हैं। सर, मैं क्या आपसे बात कर सकती हूँ? इस टाइम अभी क्राफ्ट एक्टिविटी चल रही है। अच्छा, बाकी शेड्यूल के अकॉर्डिंग कराते हैं, जैसे सुबह प्रेयर हो गया, सर्कल टाइम में जैसे अटेंडेंस हो गई, बच्चा का सेल्फ इन्फॉर्मेशन, फिर एक्सरसाइज होते हैं, एक्सरसाइज का फिर लंच हो जाता है। अच्छा। लंच के बाद फिर बच्चे अपना जो क्लास टाइम होता है उसमें बच्चे सब करते हैं। बच्चे यहाँ कटिंग भी बड़े मज़े से कर रहे हैं ड्राइंग के साथ साथ। अभी कटिंग करना, उसके बाद ये पंचिंग मशीन से पॉइंट लगाया ना मैंने, इस पर पंचिंग मशीन से पॉइंट करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद कटिंग करेंगे इस पर। संध्या मैम, कुछ इस एक्टिविटी एरिया के बारे में बताइए। पेपर प्लेट्स मेकिंग एरिया लिखा हुआ है यहाँ पर। ये मशीन है, इसमें बच्चे हमारे पेपर प्लेट्स और डिफरेंट साइज़ के प्लेट्स होते हैं और वो हमारे बच्चे बनाते हैं और उनको हमारे स्टाफ का सुपरविजन रहता है साथ में। और हम लोग एज ए पेरेंट्स और जितने भी स्टाफ है, हम लोग अपने आसपास के एरिया में किसी का बर्थडे है, किसी का ये है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप इसे यूज़ करो। और एक मिनिमम प्राइस पे हम इसे सप्लाई करते हैं। पिछले 3 साल से मैं अपने सिप्रा सन सिटी में दुर्गा पूजा में ये दोनों सप्लाई कर रही हूँ और हर साल वो हमें प्रायोरिटी देते हैं वो हमें। आइए दूसरे एक्टिविटी एरिया में चलते हैं। ये म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, लग रहा है वहाँ कुछ म्यूज़िक की तैयारी चल रही है। संध्या जी, हमें ले चलिए वहाँ पर। हाँ चलिए, हमारे बच्चे बहुत अच्छा ड्रमिंग और ये करते हैं, एंजॉय करते हैं। आप चलिए। चलिए। ये अंशुमान है, ये बहुत अच्छा गाता है। अरे वाह अंशुमन, आप गाना भी गाते हो? संध्या जी बोलिए, इससे गाना सुनाएगा। हाँ सुनाएगा। अंशुमन सुनाओ गाना। साफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन में हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात में इशारे से उधर बुला दिया। अरे वाह अंशुमन, आप तो वाकई बहुत अच्छा गाना गाते हो। गॉड ब्लेस यू बेटा। निरंतर प्रयास स्कूल में आने के बाद में मैं यहाँ मिल रही हूँ मधु मैम से, जो इस स्कूल की फाउंडर हैं। मधु मैम, प्लीज़ अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, और ये बताइए कि इस स्कूल के बारे में थॉट कैसे आया आप? एक्चुअली ये थॉट आया, मेरे अकेले का थॉट नहीं है, मेरे साथ और भी पेरेंट्स हैं जो स्पेशल नीड बच्चों का मदर्स हैं। तो हमने सोचा कि चलो कुछ ट्राई तो करते हैं। मेरे साथ अनुराधा अस्थाना है, तो हमने सोचा कि अगर हम खुद दूसरे के साथ अब कर रहे हैं सारे बच्चों के साथ, तो हम लोग अपना क्यों एक सेंटर नहीं खोलते हैं। तो इनिशियल स्टेज में जब हमने सोचा था खोलेंगे, तो हम लोगों को ये पता भी नहीं था कि हम इतना एक्सटेंड कर जाएंगे। और बिफोर पैंडमिक हमारा 31 स्टूडेंट्स थे और हम लोगों को बोलना पड़ता था पेरेंट्स को कि हम नहीं ले सकते हैं, और ये बहुत डिफ़िकल्ट है बोलना कोई स्पेशल मदर को। और हम लोग अभी सोच रहे हैं कि इधर हम लोगों को जो बगल वाला फ्लैट मकान जो है वो मिल जाएगा, अदरवाइज we'll shift a bigger place so that we can accommodate more students in our center. मैं संध्या हूँ, मैं भी एक मदर हूँ और इस सेंटर से जुड़ी हुई हूँ।
एक सवाल तो हमेशा हम एज ए पेरेंट्स हमारे सबके दिमाग में रहता है कि हम जब तक हैं तो हैं, हमारे बाद क्या होगा। तो हमारा मेन जो हमारा टारगेट है वो है कि हमारे बच्चों के लिए एक ऐसा शेल्टर बनाना कि जहाँ वो हमारे बच्चे कंफर्टेबली हमारे बाद भी रहें, उनका टेक केयर हो। आफ्टर 16 स्कूल वाले तो ना कह देते थे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे आखिर क्या करेंगे इसके बाद। तो हम मतलब जैसे मधु मैम है, मधु मैम का बहुत बहुत एहसान भी कहो हम लोग एज ए मदर मानते हैं कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि नहीं चलो हम लोग कुछ अपना करते हैं। तो फिर इनके साथ साथ हम लोग सब कोई जुड़ गए और हम लोगों ने आके बच्चों को एक वोकेशनल ट्रेनिंग देने का प्लान किया कि हमारे बच्चे कहीं इंगेज रहेंगे, कुछ काम कुछ प्रोडक्टिव रहेंगे। मैं देख रही हूँ यहाँ सभी बच्चे एफिशिएंट हैं और बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, कई तरह के एक्टिविटी एरिया भी हैं। तो आप इन बच्चों को किस तरह से उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम बताते हैं या किस उनका लेवल किस तरह से डिसाइड होता है, कैसे काम करवाते हैं उनसे? जहाँ मुझे इंटरेस्ट आता है वो उसी में मैं सक्सेस हो सकती हूँ। अगर मुझे जो इंटरेस्ट नहीं है मैं नहीं कर सकती हूँ। ये तो सबके साथ होता है। हमने इनिशियल स्टेज में हमारा जो मिनिमम रिसोर्सेज है उसी से हम काम स्टार्ट करें और उसके बाद हमने देखा कि कुछ फैब्रिक का काम करना भी स्टार्ट कर दिया। फैब्रिक में जैसे हम लोग टेलरिंग का है और कुछ स्टैम्प में जो ये जो कलर आपने जो देखा है, जब जो स्टैम्पिंग वाला कलर है वो सब, तो वो भी काफ़ी अप्रिशिएट हुआ लोगों में। मैम, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो आप ये सेल्फलेस काम कर रहे हैं ये बहुत अप्रिशिएबल है। हम लोग इसके आगे नतमस्तक हो गए आपके काम को देख के। लेकिन मुझे समहाउ लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा सेल्फलेस हूँ, क्योंकि मैं जब ये यहाँ आती हूँ, मैं जब निरंतर प्रयास में आती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है, मैं बहुत हैप्पी होती हूँ। दूसरे बच्चे हैप्पी होते हैं तो मुझे और भी मज़ा आता है, इतना मैं एंजॉय करती हूँ। स्कूल से मैं एक उम्मीद और पॉजिटिविटी के साथ ही बाहर आई हूँ। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। कैसी लगी रमनी श्याम की विजिट इस सेंटर पर, हमें ज़रूर बताइएगा feedback@radiosabran.in पर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT और एम्स जोधपुर ने मिलकर एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो स्पीच डिसेबिलिटी वाले लोगों को, यानी ऐसे लोगों को जो बोलने की ताकत खो चुके हैं, उनकी मदद करेगा। ये डिवाइस एक ग्लव्स के रूप में है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ऐसे लोगों को सामान्य रूप से बोल सकने वाले लोगों के साथ बातचीत में मदद करेगा। मेरी साथी अर्चना ठाकुर ने बात की IIT जोधपुर के सुमित कालरा से, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो जिसमें लोगों का साउंड बॉक्स रिमूव कर दिया जाता है किसी इंजरी या एक्सीडेंट के कारण। उन लोगों का अगर हमारे पास पहले का साउंड रिकॉर्डिंग है तो हम वो अपने सिस्टम में दे सकते हैं और जो हमारा सिस्टम साउंड जनरेट करेगा वो एक्चुअली सेम होगा उनके साउंड के इक्विवेलेंस, उन्हीं का एक्सेंट, उन्हीं का वॉइस पिच। तो हम उनकी ओरिजिनल वॉइस को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं विद देयर मतलब उनके ग्लव्स के साथ। कैसे काम करेगी ये डिवाइस? जनरली जो लोग बोल नहीं पाते हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज होती है। तो साइन लैंग्वेज में मैं आज अगर आपको नमस्ते करता हूँ हाथ जोड़ के, क्योंकि आप भारत से हैं तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको नमस्ते कर रहा हूँ, बट यही चीज अगर मैं किसी और कंट्री में करूंगा जाकर तो उन लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि हाथ जोड़ के नमस्ते या ग्रीट किया जाता है। तो ये तो हो गया सिंबॉलिक लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज का। साथ में हमने ये भी देखा कि ये जो साइन लैंग्वेज है ये लैंग्वेज डिपेंडेंट भी है। हिंदी की साइन लैंग्वेज, इंडिया की साइन लैंग्वेज अलग है, पाकिस्तान की अलग है, US में, चाइना में, जापान में साइन लैंग्वेज अलग है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने हिंदी भाषा की पावर को यूज किया। हिंदी भाषा में आप जैसे जानते हैं 12 स्वर हैं और बाकी व्यंजन हैं। तो जैसे मुझे अपना नाम बोलना है सुमित, तो हिंदी में अगर मैं इसको स्वर और व्यंजन के सेंस में लिखूं तो मैं स प्लस उ, म प्लस ई, त प्लस अ लिखूंगा तो नाम सुमित बन जाएगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, हमारे लैंग्वेज इंडिपेंडेंट स्पीच सिस्टम में मैं एक हाथ से तो स्वर का सिंबल बनाऊंगा।
तो मैंने, और एक हाथ से व्यंजन का, तो मैंने इसे स का सिंबल बनाया और यहाँ पे दूसरे हाथ में ऊ का सिंबल बनाया। तो जो हमारा सिस्टम है जो मोबाइल के साथ लगा हुआ है वो देखेगा कि मेरा हाथ स और ऊ बना रहा है तो मुझे सू बोलना है। फिर म प्लस ई बना रहा है तो मुझे मी बोलना है। त प्लस अ बना रहा है तो मुझे त बोलना है। और उसके बाद मैं थोड़ा पॉज दूंगा तो सिस्टम को समझ में आ जाएगा कि सुमित बोलना है मुझे थोड़ा पॉज के साथ। तो जो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट सिस्टम है वो हमारे हिंदी की 12 खड़ी के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। और अब हम इसको लैंग्वेज इंडिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं, आप देखिए, अगर मुझे इंग्लिश में एप्पल भी बोलना है तो मैं हिंदी 12 खड़ी में से ए, प प्लस अ, ल प्लस अ करके एप्पल बोल सकता हूँ। तो उसी सिंबल से मैं स्वर और व्यंजन में एप्पल बोलूंगा तो मैं उसको एप्पल नाम दे सकता हूँ। कितनी कॉस्ट होगी इसकी अभी प्रोटोटाइप फॉर्म में है और जो हम एस्टिमेट कॉस्ट कर रहे हैं अभी प्रोटोटाइप में वो अप्रोक्सीमेटली लेस देन 5000 है। और हम अभी इस पे और काम कर रहे हैं कि इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट रहे वो भी लेस देन 5000 रहे। ये कॉस्ट और भी कम होने की उम्मीद हो सकती है आगे चल के? यस डेफिनेटली, जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें सेंसर्स जो हम ले रहे हैं वो हमें मार्केट प्राइस पे खरीदने पड़ रहे हैं। तो अगर उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में लेकर जाएंगे तो कॉस्ट कम होने के पूरे चांसेस हैं। टेक्नोलॉजी के सहारे ऐसे लोगों के लिए और भी कुछ काम हो रहा होगा, उसके बारे में भी कुछ बताइए। अभी हमारा एक डिवाइस हमने बनाया है जो कि लगभग 3000 से कम कॉस्ट का है और उसमें आपको सारे पैरामीटर मेजर हो जाएंगे। आपका हार्ट साउंड, लंग साउंड, हार्ट रेट, लंग्स रेट और बीपी, टेम्परेचर, ये सब आपका एक ही साथ मेजर हो जाएगा। तो जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमारे स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं वो चीज़ अब डॉक्टर्स रिमोटली कर सकेंगे। तो आप घर से ही डॉक्टर को अपनी हार्ट बीट सुना सकते हैं इजीली। तो वैसा डिवाइस अभी हम बना रहे हैं जो कि अंडर ट्रायल है अभी। हमें उम्मीद है कि ये कोशिश बड़े पैमाने पर लोगों की मदद कर सकेगी। कार्यक्रम में आगे आपकी मुलाकात करवाएंगे 62 साल के मॉडल दिनेश मोहन से। मेरे मदर का जो रूम है वो हिंदुस्तान में मेरी फेवरेट जगह है। क्या बात आई लव टू सिट विद हर, आई लव टू वॉच टीवी विद हर, आई लव टू हैव टी विद हर। मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर नहीं हूँ और वो बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स के मेंबर हैं, तो वो सारी खबरें मुझे देते हैं। रेडियो सबरंग, जीवन मंत्र। पिछले कुछ समय में दुनिया भर में लोग कोरोना वायरस के चलते कभी लॉकडाउन तो कभी आसपास या फैमिली वालों की बीमारियों का सामना करते रहे। इन सब का नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर में हमें डिप्रेशन के बारे में ज़्यादा सुनने को मिला। कई बार हम आप भी इस बात से परेशान हुए जब अपने जानने वालों को हमने डिप्रेशन का शिकार देखा। ऐसे में क्या है डिप्रेशन के सिम्टम्स और कैसे इसके शिकार लोगों की हम आप मदद कर सकते हैं, यही जानने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वंदना प्रकाश से बात की निमिषा माथुर ने। डॉक्टर वंदना प्रकाश फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में बतौर सीनियर कंसल्टेंट काम कर रही हैं। डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें कि इंसान जो है दुखी रहता है, परेशान रहता है और कई बार इंसान सुसाइडल भी हो जाता है। और डिप्रेशन एक्चुअली हम लोग जब कहते हैं तो दो तरह का कहते हैं। एक, जबकि ये वर्ड्स अब यूज़ नहीं होते हैं लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करने के लिए आसानी होती है। एक होता है एंडोजेनस डिप्रेशन जो कि जेनेटिक होता है, फैमिली टू फैमिली कैरी करता है। और दूसरा होता है जिसको हम लोग रिएक्टिव डिप्रेशन कहते हैं, जब किसी के साथ कोई बुरा हादसा हो गया, किसी के घर में डेथ हो गई, नौकरी चली गई या किसी का घर गिर गया या फाइनेंशियल लॉस हो गया, उसमें भी इंसान को डिप्रेशन हो जाता है। तो जब एक क्लियर कट कारण होता है डिप्रेशन के लिए उसको रिएक्टिव डिप्रेशन कहते हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट में डिप्रेशन है? सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि इंसान का लो मूड रहता है जो कि 3/4 ऑफ अ डे रहता है
और एटलीस्ट 15 दिन लगातार ऐसा अगर देखते हैं तभी हम पहली बात डायग्नोसिस भी बनाते हैं। दूसरी चीज़ होती है, एक वर्ड कहलाता है एनीडोनिया। एनीडोनिया होता है कि जो आप प्रीवियसली इंजॉयबल एक्टिविटीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं और आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ को जी नहीं पाते हैं जैसे कि पहले आप करते थे। और इनमें जब इंसान सुसाइडल होने लगता है तब हम लोग और भी ज़्यादा उस जने का ध्यान रखते हैं, क्योंकि सुसाइड एक इम्पल्स भी हो सकता है और कभी प्लान्ड आउट भी हो सकता है। तो सुसाइड को रोकने के लिए हम लोग को मेडिसिन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब आप ये बताइए कि डिप्रेशन के पेशेंट्स को हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? डिप्रेशन जैसे ही, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुज़ुर्ग, कोई जना हो, जब आप देख रहे हैं कि इंसान अपना नॉर्मल बिहेवियर नहीं दिखा रहा है तो तभी इंसान को थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका होता है कि उस इंसान को थोड़ा पुश करें या जानने की कोशिश करें कि इंसान क्यों डिप्रेस्ड है। मान लीजिए अगर नहीं भी बताता है तो सबसे अच्छे तरीका होता है कि प्रोफेशनल के पास चले जाएं और कोई किसी चीज़ में या तो इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश करें, जैसे कि मतलब सोशलाइज करें, उनको हेल्प करने, या अगर उनके जेन्युइनली कोई समस्या है जिसके कारण से डिप्रेशन हो रहा है अगर उसमें सहायता दे सकें। फिज़िकली जितना हम उनको एक्टिव करा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है डिप्रेशन में इंसान को बिस्तर से भी उठने की इच्छा नहीं करती है। उस टाइम में जितना भी हम लोग उनको फिज़िकल एक्टिविटी के लिए बढ़ावा दे सकते हैं तो इंसान जो है बेटर महसूस करने लगता है। जैसे भी आपने बताया कुछ दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं, तो क्या दवाइयाँ फिर सारी उम्र लेनी पड़ती हैं? नहीं, दवाइयाँ सिर्फ टाइम बाउंड होती हैं, 6 से 8 महीना, मैक्सिमम 1 साल। इससे ज़्यादा दवाई नहीं दी जाती है। और कई लोग होते हैं जो सालों साल अपनी मर्ज़ी से लेते रहते हैं, तो वो बहुत ही नुकसान देता है उसको। क्योंकि कई बार होता है जब डिप्रेशन की इंसान मेडिसिन लेता है तो वो स्विच हो जाता है इनटू मेनिया। मेनिया भी एक तरह की बीमारी है जहाँ पे इंसान बहुत एक्साइटेबल हो जाता है, जजमेंट उसका ख़राब रहने लगता है, समझ नहीं पाता है, वो हर चीज़ को काम शुरू करेगा लेकिन ख़त्म नहीं कर पाएगा। और या तो इरिटेबल मेनिया होता है या एक्साइटेबल मेनिया होता है। तो इरिटेबल में इंसान हमेशा गुस्से में रहता है, तो वो तोड़फोड़ भी करेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, किसी से उसकी बनेगी नहीं। एक्साइटेबल मेनिया होता है कि आप इतने खुश हैं कि जैसे कभी देखते हैं कि लोग अपना पैसा बांटने लगते हैं या कहीं कुछ बड़ा बड़ा काम करने लगते हैं, लेकिन वो काम कंप्लीट कभी नहीं होता है। तो कभी भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के बताए हुए नहीं खानी चाहिए। टीनेजर्स में भी आजकल डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए डॉक्टर साहब। टीनेजर्स और बच्चों, इवन छोटे बच्चों में डिप्रेशन होता है। देखिए जैसे छोटे बच्चों में हम लोग देखते हैं और एडल्ट डिप्रेशन में डिफरेंस होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हम लोग बिहेवियरल चेंज देखते हैं सबसे पहले, जैसे स्कूल ना जाना, पढ़ने में मन ना लगना, खाना ना ठीक से खाना, या जो अपनी एक्टिविटीज़ जैसे प्ले एक्टिविटी होती है कि बच्चे सब जाके बाहर खेलते हैं, वो खेलना नहीं, या अपने पसंद का प्रोग्राम टीवी में ना देखना। तो जब ये मेजर चेंजेस अगर बच्चे में दिखते हैं तो पेरेंट्स को थोड़ा सा उसमें अलर्ट रहना चाहिए कि बच्चे में डिप्रेशन हो सकता है। कई बार बच्चे अपनी तरफ से बताते भी हैं डिप्रेशन को कि हम अगर चले जाएंगे तो मम्मी पापा आप क्या खुश होगे, या अगर हम नहीं हुए तो आप हमको मिस करोगे। अगर बच्चे इस तरह से बोल रहा है तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि ये कारण डिप्रेशन भी हो सकता है। एडोलेसेंट डिप्रेशन नॉर्मली रिलेटेड होता है कोई ना कोई इंसिडेंट से। ऑल्दो जैसे हमने अभी आपको पहले भी बताया था, जो एंडोजेनस डिप्रेशन, जो जेनेटिक डिप्रेशन होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स में एडोलेसेंट पीरियड से ही स्टार्ट होता है, अराउंड 17-18 की उम्र से। तो हो सकता है ये भी हो। कई बार होता है बच्चों में बहुत इश्यूज होते हैं एडोलेसेंट एज में। एक तो उनका भी हार्मोनल चेंज होता है, उस टाइम ग्रोथ साइकिल होती है उनकी। दूसरी बात, अपने ऑपोजिट जेंडर से हम क्या अट्रैक्टिव हैं कि नहीं हैं। पढ़ाई का होता है उनमें कि हम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फियर्स होते हैं कि अगर हमने परफॉर्म नहीं किया तो हमको अच्छी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एम्बिशंस होते हैं। पीयर प्रेशर बहुत होता है क्योंकि कंपैरिजंस बहुत होते हैं बच्चों में आपस में। और अपनी फिज़िकल
लुक्स को लेकर के बच्चों में एडोलेसेंट पीरियड में मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है कि हमारी हाइट अच्छी है कि नहीं, कि हमारा डेवलपमेंट ठीक है कि नहीं, कि हम ऑपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्टिव लगते हैं कि नहीं लगते हैं, हमारे कितने फ्रेंड्स हैं या हमको फ्रेंड्स अलग रख रहे हैं ग्रुप से। तो मतलब दे आर हंड्रेड्स ऑफ रीजंस जहाँ पे बच्चा जो है परेशान होता है। उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। रेडियो सबरंग। आज के मेहमान। अभी हमने बात की डिप्रेशन की, तो आज के हमारे जो मेहमान हैं वो एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो 62 साल के हैं, मगर इस उम्र में भी सबसे सॉट आफ्टर मॉडल्स में से एक हैं और एक समय वो खुद डिप्रेशन का शिकार रह चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाने माने मॉडल दिनेश मोहन जी की। दिनेश जी आज मॉडलिंग की दुनिया का एक जाना माना नाम है। दिनेश मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो सबरंग पर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी। दिनेश जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैं वही अपना मॉडलिंग और एक्टिंग की असाइनमेंट्स कुछ पेंडिंग थी पेंडेमिक के टाइम से, तो वो थोड़ी पूरी कर रहा हूँ, और जो फ्रेश मेरे को कॉल्स आ रहे हैं तो आई एम डूइंग दैट आल्सो, प्लस मेरा वर्कआउट और वो सब तो चलता ही रहता है। दिनेश जी, हमने पढ़ा है आपके बारे में कि आप काफी परेशान रहे एक टाइम पर, एक समय पर डिप्रेस्ड रहे। क्या हुआ था? देखिए, मैं ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा बिकॉज पास्ट है वो, एंड इट्स बेटर कि उससे मूव ऑन कर जाएं। मगर कुछ ऐसी पर्सनल हालात मेरे इस तरह के हो गए थे कि उनमें कोई भी इंसान जो है वो टूट जाता, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मगर जैसे आज भी मैं कुछ मित्रों से बात कर रहा था एक मीटिंग में, तो डिप्रेशन जो है वो बहुत कॉमन हो गया है, बहुत से लोगों को होता है। मगर मैं सबको यही कहता हूँ कि आप अपने से इतना प्यार कीजिए कि कोई और नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके पास ना आ सके। सो एक फाइट रहा मेरा भी डिप्रेशन के साथ और बहुत से इश्यूज के साथ, बट थैंक गॉड कि मैं उससे निकल गया। आपको मॉडलिंग करते हमने वीडियोस देखे हैं और माशाल्लाह आप बहुत हैंडसम दिखते हैं। सर, इस एज में मॉडलिंग कर रहे हैं, तो ये रास्ता कैसे चुना आपने? देखिए, इस रास्ते ने मुझे चुना, मैंने ये रास्ता नहीं चुना। मैंने जब अपनी सेहत को ठीक किया, अपने डिप्रेशन को ओवरकम किया, और अपने जो मेरे को ओबेसिटी की प्रॉब्लम थी और कुछ चल नहीं पाता था, उन सब दिक्कतों को जब ओवरकम किया, तो मैं जनरली जिंदगी को एंजॉय करने की कोशिश कर रहा था। और मगर मेरे अंदर से एक अर्ज रहती थी कि हाँ, अगर कोई काम भी हो तो मैं थोड़ा सोसाइटी में एक कंस्ट्रक्टिव तरीके में कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा कि हाँ, मैं समाज का हिस्सा हूँ और समाज के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। तो बस ऐसे चलते चलते मुझे किसी ने ऑफर किया कि आप और यकीन मानिए, मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मॉडलिंग और एक्टिंग जो है वो उस एज पे एक ऑप्शन मेरे लिए हो सकती है। मुझे लगता था, क्योंकि मैं दफ्तर में रहा था सारी उम्र, तो मुझे लगता था किसी ऑफिस से कॉल आ जाए या कहीं मैं बैठ के डेस्क पे बैठ के काम कर सकूं, इस तरह की कोई जॉब मिल जाए। तो ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था, और जब ये ऑफर आया और मैंने उसको टेकअप किया, तो वो मतलब इस इंडस्ट्री ने जैसे मुझे एकदम एक तूफान आंधी की तरह जो है वो घेर लिया और अपने साथ उड़ा के ले गई। बहुत खूब। तो दिनेश जी, आपका फ्रेंड सर्कल क्या है? मतलब आपकी एज के लोग हैं या यंगस्टर्स हैं? आई विश के मेरी अपनी एज के लोग भी होते, बिकॉज आई एम अ वेरी फ्रेंडली पर्सन। मगर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि आप जिस कंपनी में रहेंगे तो फिर आप भी वैसे ही बन जाते हैं। तो मेरी कंपनी में रहने की वजह से जो यंगस्टर्स हैं वो और भी यंग हो जाते हैं, बिकॉज तो जी, मोस्टली मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो बिलो 30 एज ग्रुप के हैं और इन देयर लेट 20s, एंड सो इस तरह से जो है जी। I'm sure you are also lucky and I'm sure they are also very lucky. उनको भी बहुत आपसे सीखने को मिल रहा होगा। तो मतलब कई बार उनको मुझे टोन डाउन, वो लोग मुझे टोन डाउन करते हैं कि अब ये ज्यादा बचकाना हो गया, अब थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ। तो दिनेश जी, आपके जानने वालों का क्या रिएक्शन रहा जब आपने कहा कि आप मॉडलिंग की राह चुन रहे हैं? जी, मुझे याद है मेरे फैमिली में एक फंक्शन था, मेरे शायद ब्रदर के बेटे का कोई रोका था या कुछ ऐसी चीज थी जिसपे मैंने सबको बताया, और बिल्कुल जा रहे थे जब हम, तब मैंने बताया। तो मेरे मदर जो है वो तो खुश ही होते हैं सुन के कि हाँ कुछ नया, बट थोड़ा सा फिक्र हुआ उनको। एंड शी सेड, जैसे आपको पता है मदर्स की आदत होती है कि अभी से मत बताओ किसी को
किसी की नजर लग जाएगी फिर से तुम्हें। सो शी सेड कि कीप इट टू योरसेल्फ, कीप इट टू योरसेल्फ। जब हो जाएगा ना पहला असाइनमेंट, उसके बाद सारे भाइयों बहनों को बताना, तो वो बेटर रहेगा। तो सर, यंगस्टर्स आपसे किस तरह के टिप्स लेते हैं? मोस्टली मतलब जैसे जो मेरा स्टाइल सेंस है, या मोस्टली जो मेरा एटीट्यूड है लाइफ को लेके, कि मैं बहुत मतलब ऐसे जीता हूँ कि हाँ कि मतलब मे बी दिस इज द लास्ट मोमेंट एंड अभी जो करना है वो कर लो। किसी काम को मैं पोस्टपोन नहीं करता। आई एम ऑलवेज एनर्जेटिक। अगर मुझे कहीं से भी कॉल आता है या कोई भी मिलना चाहता है, या किसी भी मीटिंग पे मुझे कितना भी लेट हो, या मैं घर में कितने भी आराम से बैठा हूँ, तो मैं एकदम से उसके लिए रेडी हो जाता हूँ। तो दे ऑल्सो लर्न कि हाँ पोस्टपोन मत करो, क्योंकि टुमारो में नेवर कम। सो वो एक बात उनको मुझे देख के वो सीखते हैं इस चीज को। बहुत अच्छी बात है अगर आपसे ये सीख पा रहे हैं बच्चे, आज के यंगस्टर्स, क्योंकि जी डिले करते हैं चीजें आजकल के यंगस्टर्स। हाँ जी। और मैं ना मतलब बहुत टू अ फॉल्ट आई एम पंक्चुअल। अगर आप मेरे को 3 बजे का टाइम देंगे तो मैं 2:30 बजे पहुंच जाता हूँ। तो बहुत वो खूब। एक वो चीज भी जरूर कोई देख के लर्न कर रहा होगा कि हाँ समय पे आना चाहिए सारा काम। दिनेश जी, कोई आपका ऐसा कोई किस्सा मॉडलिंग के आपके इस करियर में जो आप हमारे साथ और हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें? बहुत से किस्से होते रहते हैं, और बहुत कई बार फनी इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जिससे मुझे खुद को भी मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक पहले कहावत होती थी, बगले झांकना, कि आप इधर उधर देखने लग जाते हो, आप इतने एम्बेरेस्ड हो जाते हो। बिकॉज मोस्टली यू नो विमेन विद ड्यू रिगार्ड्स, दे वॉक अप टू मी एंड उनके हस्बैंड्स वगैरह साथ होते हैं, एंड वो कहती हैं कि आप देखिए कितने अच्छे लगते हो, और ये देखिए ये मेरे पति हैं। तो वो चीज मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगती है। तो वो वाले इंसिडेंट्स मुझे बहुत फनी लगते हैं। तो क्या कभी किसी ने आकर ऐसा नहीं बोला कि आपको देखकर मेरे पति भी देखिए इतने फिट हो गए हैं? जी बिल्कुल, और बिल्कुल ये ऐसा कल ही हुआ मेरे साथ। मैं एक पब्लिक प्लेस में था, एंड वेरी स्मार्ट लुकिंग मैन, मेरी एज ग्रुप के ही, मुझे उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा, ही केम अप टू मी, एंड उनकी वाइफ और उनका बेटा और बेटी, ग्रोन अप चिल्ड्रन वर, एंड दे सेड के सर आपको देख के इन्होंने 40 kgs वेट लूज किया है, और दाढ़ी वगैरह बढ़ाई है, और ये भी मॉडलिंग के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये आपके इतने बड़े फैन हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो बहुत खुशी होती है कि हाँ चलो एक होप मिले सबको, एक ऑप्शन मिले कि हम भी मॉडलिंग कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ऑल्सो कोविड टाइम्स के बाद और इस दौरान लोगों को फिटनेस का एहसास भी हुआ है कि फिटनेस बहुत जी जरूरी है। एग्जैक्टली। हाँ ये तो मैं सबको कहता ही रहता हूँ कि खुद से प्यार करो तो फिर आपको दुनिया से भी प्यार मिलेगा। डोंट एक्सपेक्ट कि अगर हमें लोग प्यार करेंगे तो फिर हम कुछ करेंगे जिंदगी में। सो लेट इट बिगिन फ्रॉम योरसेल्फ, लेट इट गो आउट फ्रॉम योरसेल्फ, देन इट विल कम बैक टू यू। सर, फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आप मेंटल फिटनेस की इम्पोर्टेंस को कैसे देखते हैं? बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए मैं सिर्फ जो मेरा नजरिया है, और अनफॉर्चुनेटली मैं मतलब प्रोफेशनल काउंसलर नहीं हूँ, एंड बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं, मदद चाहते हैं मेरी, मगर मैं थोड़ा सा घबराता हूँ किसी को बहुत ज्यादा टिप्स देते हुए, कि सबका एक इंडिविजुअल जर्नी है। सो फॉर काउंसलिंग पीपल शुड गो टू अ प्रोफेशनल काउंसलर। बट मैं अपनी स्टोरी बता सकता हूँ, अगर उससे किसी की मदद होती है तो मुझे अच्छा लगता है। तो बहुत से लोग आते हैं डिप्रेशन से, तो मैं आई टेल एवरीबॉडी के खुद से प्यार करो, सबसे ज्यादा प्यार करो। सारी दिक्कतें जो है वो टेम्परेरी है। इवन दिक्कतें क्या, जो खुशी है वो भी टेम्परेरी है। एवरीथिंग इज टेम्परेरी है, दुनिया की नेचर ही ऐसी है। तो उस टेम्परेरीनेस में एक परमानेंस ढूंढो जो आपके अंदर है, वो बाहर से नहीं आएगी कहीं से। तो आप एक परमानेंट स्टेट ऑफ जॉयफुलनेस में रहो, खुशी के एक उसमें रहो, हर चीज को लाइटली लो, सारा वक्त निकल जाएगा। सो मैं तो सबको यही सलाह देता हूँ। दिनेश जी, आपका फिटनेस रिजीम क्या है? मैं कोशिश करता हूँ मैम। एक तो देखिए मैं जब मैं पंचकुला में होता हूँ, आई हैव 2 होम्स, वन इन गुड़गांव एंड वन इन पंचकुला। गुड़गांव वाला 2nd फ्लोर पे है, पंचकुला वाला 5th फ्लोर पे है। और मैं लिफ्ट कभी यूज नहीं करता। नीचे जाने के लिए चाहे यूज कर लूं कि चलो जल्दी से नीचे जाना है, मगर ऊपर आने के लिए चाहे मुझे 4 बार आना हो बाहर से, 5 बार आना हो, आई ऑलवेज टेक द स्टेयर्स। तो एक तो ये है। उसके अलावा फिर मैं डेडिकेटेड 40 मिनट्स जो है ना वो एक्सरसाइज एवरीडे जरूर करता हूँ, जिसमें थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग और बाकी एरोबिक्स
या डांस कह लीजिए या कुछ भी बॉडी मूवमेंट कह लीजिए, स्ट्रेचिंग, योगा, वो सब मैं करता हूँ एवरी डे। कल से मैं भी अपने फिटनेस पे ध्यान देना शुरू करूंगी और एक्सरसाइज शुरू कर दूंगी। बहुत अच्छा होगा अगर वो कल आ जाए तो। बिल्कुल सर, आएगा, जरूर आएगा। अपनी एज वालों के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? देखिए, मैं एडवाइस तो नहीं कहूंगा, बिकॉज सभी जो हैं इस एज तक सबको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, अपनी रूटीन पे सब लोग एक जर्नी के बाद पहुंचे हैं और सभी समझदार हैं। मगर मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैंने खुश रहना जब से सीखा तब से मेरी लाइफ जो है वो चेंज हुई। तो कुछ भी हुई है, जैसे आज मुझे एक कपल मिला, अभी मैं मीटिंग से आ रहा था, तो एक मेरी एज के ही जेंटलमैन थे और एक लेडी थी। तो लेडी सेड के हमारे बच्चे फॉरेन में सेटल्ड हैं, हम दोनों अच्छी पेंशन लेते हैं, मगर मेरे हस्बैंड जो है वो डिप्रेशन में है। एंड दैट मैन सेड के मेरा दिल करता है कि मैं सारा दिन रोता रहूं, बेड से ना उठूं। तो कई बार क्या होता है कि हमें कारण ही नहीं समझ आता डिप्रेशन में कि हमें क्यों कारण है। तो आपको जो है अपने बारे में सबसे पहले सोचिए, डोंट सीक अदर्स अटेंशन, कि नहीं अगर मैं ऐसे बिहेव करूंगा तो मुझे दूसरों का ज्यादा ध्यान मिलेगा। बच्चे अपने रास्ते पे चले गए, पार्टनर अपने काम में बिजी है, अपनी दिनचर्या है। आप अपने लिए ऐसा रूटीन बनाइए जिससे आपको एक खुशी मिले कि आई टोल्ड हिम कि आप बेमतलब के अच्छे से रेडी हो, कपड़े डालो और ऐसे ही बाहर जाके कॉफी पी के आओ, लोगों को देखो और घर वापस आ जाओ। उससे ही आपका रूटीन जो है वो बहुत चेंज हो जाएगा। अब कुछ लोग इसको बहुत इमेच्योर थिंकिंग कह सकते हैं, मगर मेरी थिंकिंग यही है, आई जस्ट, चाहे मैं कितना भी थका हूं, कुछ भी हो, आई जस्ट स्टेप आउट, पब्लिक में चला जाता हूँ, कहीं बैठ के चाय पी ली, कॉफी पी ली, एंड मन जो है वो बिल्कुल हल्का हो जाता है। So take life as it comes to you. As it comes to you, always be ready to go out, always be ready to dress up and, go out in the public, go out into the world, just watch the beauty of the world. लोग आते जाते हुए, गाड़ियां आती जाती हुई, पेड़ों में हवा चलती हुई, पक्षी उड़ते हुए, ये सारी चीजें चाहे जितनी भी फिल्मी लगे मगर इनसे मूड बहुत हल्का हो जाता है, एटलीस्ट मेरा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। क्विकली आपसे 2-3 सवाल पूछूंगी। आपके रोल मॉडल कौन है? आप तो बहुतों के रोल मॉडल होंगे। मेरे रोल मॉडल, बड़ा क्लिशेड सा रिप्लाई है, एक तो मेरे मदर हैं और मेरा उनके साथ बहुत लव हेट रिलेशन है, इन द सेंस कि वो नाराज भी होते हैं, मेरे को डांटते भी हैं, हमारी लड़ाई भी हो जाती है, बट हम एक दूसरे पे बहुत डिपेंड भी करते हैं। और शी इज वेरी एक्टिव, वो अपने मतलब 90 साल से ऊपर है उनकी उम्र, बट शी इज ऑलवेज सुबह उठ के वो 5-6 बजे चाय बना लेते हैं और जो भी उनकी रूटीन है वो करते हैं। और उन्होंने बहुत से मतलब एक्टिविटीज अभी तक रखी हुई हैं घर से बाहर जाने की, सोशल एक्टिविटीज हैं जिनके अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनको देख के मुझे लगता है कि यार ये इस उम्र में अगर चल फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अपने लिए, तो फिर मेरे को अभी से हार मानने की क्या जरूरत है। आपकी फेवरेट जगह कौन सी है, हिंदुस्तान या बाहर, कोई भी? देखिए मैंने अभी एक इंटरव्यू में बोला भी है, इट इज अ फैक्ट जो मेरे दिल से निकली। मेरे मदर का जो रूम है वो हिंदुस्तान में मेरी फेवरेट जगह है। क्या बात आई है। लव टू सिट विद हर, आई लव टू वॉच टीवी विद हर, आई लव टू हैव टी विद हर, एंड बहुत दुनिया जहान की गॉसिप जो है वो मुझे बताते हैं, क्योंकि वो बहुत से मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर नहीं हूँ और वो बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स के मेंबर हैं, तो वो सारी खबरें मुझे देते हैं, तो वो मेरी फेवरेट जगह है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपकी फेवरेट डिश क्या है दिनेश जी? मेरी फेवरेट डिश है मक्की की रोटी और सरसों का साग। और सर्दियों में तो ये सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है जी, और अगर घर का पनीर भी उसके साथ हो बना हुआ, बट कुक्ड इन अ वेरी हेल्दी मैनर, वो बहुत ज्यादा फ्राई करके नहीं, चाहे बाद में आप उसमें देसी घी डाल लीजिए मगर उसको देसी घी को फ्राई मत कीजिए, सो देन इट्स हेल्दी। दिनेश जी, रेडियो सबरंग से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस एवरीबॉडी, बाय बाय। दिनेश मोहन जी से आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback@radiosabrang.in। इस बातचीत के साथ ही हमारे इस एपिसोड का टाइम अब ख़त्म हुआ। आप हमसे हमारी वेबसाइट radiosabrang.in के साथ ही सभी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा सब्सक्राइब करिए रेडियो सबरंग का चैनल यूट्यूब पर, हमारे पेज को लाइक करिए फेसबुक पर और हमसे जुड़िए इंस्टाग्राम पर भी। इस बीच कोरोना के एक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की हर तरफ होने लगी है चर्चा, इसलिए अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक वैक्सीन के दोनों या एक भी शॉट नहीं लगवाए हैं
तो तुरंत लगवाइए। मास्क पहनिए और थोड़ी दूरी भी बनाए रखिए। भारत में ओमिक्रॉन के मामले आ गए हैं, हम भी इस पर नज़र रखे हैं और आने वाले एपिसोड में इस पर और जानकारी जुटाकर लाएंगे आपके बीच। आप सभी अपना ख्याल रखिए और फिलहाल स्वाति चौहान को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, नमस्कार, जय राम जी की। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।